आइए दोस्तों, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश वह अदिश भौतिक राशि जो किसी भी द्रव्य के साथ जुड़कर उसमें विद्युत और चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करती है, विद्युत आवेश कहलाता है, यानी आवेश कहलाता है। आवेश किसी भी द्रव्य के साथ में जुड़ेगा और उसमें विद्युत और चुंबकीय गुणों को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, आवेश के लिए हम बोल सकते हैं कि आवेश जो है नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि एटम में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का वह अतिरिक्त गुण जिसके कारण उनके मध्य विद्युत बल कार्य करता है, उसको हम आवेश कहते हैं। ठीक है ना। तो आवेश क्या है? आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि जो किसी भी द्रव्य के साथ में जुड़ जाएगा और द्रव्य के साथ जुड़कर उसमें विद्युत बल चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करता है, वह आवेश कहलाता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट वो होती है हमारे पास कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम बताते हैं सी से। ठीक है, और इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। और इस स्टेट कूलाम की वैल्यू बात करें तो एक कूलाम आवेश में 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। यानी स्टेट कूलाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर वैद्युत इकाई। एक कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9 ESU स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कूलाम का मान है। और इसके दूसरा एक चुंबकीय मात्रक होता है, चुंबकीय मात्रक, जिसे विद्युत चुंबकीय मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसका मान इसको लिख सकते हैं EMU, और इसका मान बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 10 ESU के। अब यहां से 10 की घात 10 में से अगर एक 10 बाहर निकाल लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 3 गुणा 10 की घात 9 ESU लिखा जा सकता है। और 3 गुणा 10 की घात 9 ESU का मान यहां पर लिखा है 1 कूलाम, तो ये कूलाम यहां लिखेंगे तो 1 EMU की वैल्यू जो आ जाएगी 1 EMU इज इक्वल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 कूलाम, यानी 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम के हो जाएगा। इस मात्रक को ही हम एब कूलाम भी कहते हैं, एब कूलाम, चुंबकीय मात्रक। चाहे इसे EMU बोलो चाहे इसे एब कूलाम बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना। तो आवेश एक अदिश भौतिक राशि है जो कि किसी भी द्रव्य के साथ जुड़कर उसमें विद्युत और चुंबकीय गुणों को उत्पन्न करती है, उसे आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों का वह अतिरिक्त गुण जिसके कारण उनके मध्य विद्युत बल कार्य करता है, उसे भी आवेश कहेंगे। और दो कुचालक पदार्थों को घर्षण करवाने के फलस्वरूप उन कुचालक पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे भी आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश के बारे में जो घर्षण विद्युत है, यानी घर्षण विद्युत जो मैंने आपको अभी बोला कि कुचालक पदार्थों को घर्षण करवाने से उनमें एक अतिरिक्त लाक्षणिक गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम घर्षण विद्युत। यानी घर्षण विद्युत के बारे में हमें 600 ईसा पूर्व, यानी आज से 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने घर्षण विद्युत के बारे में बताया था। घर्षण विद्युत के बारे में बताया कि जब उन्होंने दो कुचालक पदार्थ लिए, जैसे कि एक एबोनाइट और ऊन या एम्बर और ऊन को जब उन्होंने घर्षण करवाया, परस्पर घर्षण करवाते हैं, तो घर्षण करवाने के फलस्वरूप एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। किस पर पॉजिटिव आता है और किस पर नेगेटिव आता है उसके बारे में यहां देखेंगे। तो देखिए,
एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक क्या बताएगा कि किस पर तो पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा। घर्षण विद्युत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर पॉजिटिव को बोलते हैं अपन बी पॉजिटिव कहते हैं। तो यहां पर अपन लिख देंगे बी यू यू जी। बी यू यू जी का मीनिंग क्या है? बी का मतलब तो है बिल्ली, बिल्ली की खाल। यू का मतलब है ऊन, यू का मतलब है ऊन, और जी का मतलब है ग्लास यानी कांच, ग्लास यानी कांच। नेगेटिव बिल्ली की खाल को या बिल्ली की खाल के साथ में किसको रब किया जाता है? तो वो होता है हमारे पास AAPR, AAP और R। AAPR का मतलब ये तो है बिल्ली की खाल के साथ एबोनाइट, एबोनाइट कीचड़। ए का मतलब यहां पर है एम्बर या अंबल भी कहते हैं इसको, और ग्रीक भाषा में इस एम्बर को इलेक्ट्रम कहते हैं, इलेक्ट्रम। पी का मतलब हो जाएगा प्लास्टिक, पी का मतलब प्लास्टिक, और आर का मतलब हो जाएगा रेशम। यानी कांच की छड़ को रेशम के साथ घर्षण करवाते हैं, ऊन को प्लास्टिक के साथ, ऊन को एम्बर के साथ, और बिल्ली की खाल को एबोनाइट के साथ में घर्षण करवाते हैं। और इन सभी पर तो आता है नेगेटिव और यहाँ पर आता है पॉजिटिव। कैसे आएगा? हम बोलते हैं बी पॉजिटिव, हमेशा बी पॉजिटिव रहे, तो यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे, सभी पॉजिटिव होगा। इसका ट्रिक है बी यू यू जी। और यहाँ पर है नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव के बाद बचेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा AAPR। इसको याद रख सकते हैं आप, है ना। तो ये थेल्स ने इसके बारे में बताया था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है? तो उसके लिए बताया गया आवेश की संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो अब आवेश की संकल्पना के बारे में जानते हैं कि आवेश की संकल्पना क्या होती है, और आवेश की संकल्पना क्या बताएगी अपन को? आवेश की संकल्पना बताएगी कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पर नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश आता है। तो देखें आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, यानी आवेश की संकल्पना का आधार जो है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका आधार क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यानी आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाएगी। तो देखो कैसे, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल होता है। पहला सोडियम के लिए बात करें तो सोडियम जो है उसके पास, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के पास, और 11 ही प्रोटॉन होते हैं सोडियम के पास, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो इनको जब इसके ऑर्बिट में फिल किया जाता है, यानी इसके कक्षकों में इसको भरा जाता है, तो इसको भरेंगे 2, 8 और 1, यानी 2 पहले वाले में, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है? ओनली 1 है। तो ये क्या करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा या 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। तो क्या करेगा? 7 लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, ठीक है ना। तो यहां पर सोडियम ने क्या किया कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, मतलब कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने इसके पास? 11। यानी अब बताओ यहां पर कितनी संख्या ज्यादा है? किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा 1 प्लस। सोडियम के ऊपर 1 प्लस क्यों आ गया? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अब जिसकी सरकार बनती है, यानी जिसकी सीटें ज्यादा होती है उसकी सरकार बनती है। तो प्रोटॉन की सीटें ज्यादा है, प्रोटॉन की सरकार बन जाएगी। प्रोटॉन ने अपनी यहाँ पर प्रतीक इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहर, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या दान कर देता है, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जिन पर पॉजिटिव आया था अभी ट्रिक में, वो सब इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देते हैं, और जिन पर नेगेटिव आया था यानी वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन लेगा वो देखते हैं। यहां पर जैसे कि धातुओं की बात करें तो धातुएं हमेशा धनायन बनाती है,
है ना, धनायन बनाती है यानी इलेक्ट्रॉन को दान करती है। वैसे यहां देखिए दूसरा एग्जांपल कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्लोरीन नेगेटिव बनाता है। कैसे बनाता है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 और प्रोटॉन होते हैं 17। अब जब इनको इसमें फिल करेंगे तो यहां लिखेंगे 2, 8 और 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यानी ग्रहण कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहां पर बना लेगा क्लोरीन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 17 से 18 और प्रोटॉन वही रहेंगे 17, यानी अब प्रोटॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अब अपनी सरकार बनाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले प्रोटॉन ने बना ली, अब इलेक्ट्रॉन बनाएगा, सही बात है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वहां तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहां पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं, तो उस वस्तु के द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में परिवर्तन क्यों होता है भाई साहब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी तो द्रव्यमान होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, कितना द्रव्यमान होता है, तो यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। और अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान वैसे तो बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना द्रव्यमान किसी दूसरी वस्तु में जा रहा है, ठीक है ना। आवेश तो जाता ही है उसके साथ में, नेगेटिव आवेश, और इतना द्रव्यमान भी उस दूसरी वस्तु में जाता है, यानी उस वस्तु के द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसा है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर न देकर प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल कार्य करता है, जबकि प्रोटॉन पर नाभिक के अंदर होने की वजह से उस पर नाभिकीय बल कार्य करता है। और नाभिकीय बल जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल बल है प्रकृति का। इसलिए दो कारण हो गए इसके हमारे पास आंसर्स में, कि पहला आंसर क्या होगा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 1840 गुना किसका, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना या 2000 गुना भी बोल सकते हैं कहीं पर, या 1837 गुना भी बोल सकते हैं, 1840 गुना भी बोल सकते हैं। तीन चीजें आपको मिल सकती है, लगभग 2000 गुना या 1840 गुना या 1837 गुना, ठीक है ना। 1840 आप याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में ये लिखा हुआ है 1840, इसलिए इसको याद रखेंगे। और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है इसलिए उचक के वो जा नहीं सकता। और दूसरी बात, प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल कार्य करता है, नाभिकीय
बल कार्य करता है और यह बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, तो ये बाहर नहीं जाने देता, लेकिन इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के कारण जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो निकल जाता है वहां से। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है।